नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इसके अलावा स्टॉक्स इन न्यूज़ क्या रहेंगे, खबरों वाले शेयर्स क्या रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे और हमारे गेस्ट आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर आएंगे। इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति बनानी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 30 अंकों की तेजी गिफ्ट निफ्टी पर दिखाई दे रही है। भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव स्टार्ट के संदेश मिल रहे हैं। 22,920 के करीब गिफ्ट निफ्टी, तो 22 अंकों की रैली गिफ्ट निफ्टी में अभी के हिसाब से दिखाई दे रही है। याद रखें, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है। 10 बजे आरबीआई के गवर्नर की कमेंट्री भी आएगी। क्या निकल कर आएगा उसके ऊपर भी भारतीय बाजारों का वेश आज बनेगा और भारतीय बाजारों पर क्या इम्पैक्ट निकल कर आता है, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री क्या निकल कर आती है, वो भी काफ़ी क्रूशियल रहेगी। ग्लोबल मार्केट के संकेत की बात करें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव ही रहे हैं। यूएस बाजारों की बात करें तो कल मिले जुले नतीजे निकले। थोड़ा सा मिक्स्ड इम्पैक्ट दिखा ग्लोबल बाजारों पर। यूएस के मार्केट्स की बात करें तो नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा मई के महीने का, तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजारों और बाकी क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं वो बताने के लिए हमारे साथ पूजा अब जुड़ चुकी है। पूजा, बताएं क्या संकेत निकल कर आए और भारतीय बाजारों पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा। जी, गुड मॉर्निंग आशीषा। दुनिया भर के ग्लोबल बाजारों की बात करें तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो तो है यूरोप के बाजारों से। और कल हमने देखा कि सितंबर 2019 के बाद पहली बार लगभग 4 साल बाद ईसीबी ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले लिया है। और लेकिन ये जो फैसला लिया है ये हॉकिश बयान के साथ लिया है। ईसीबी ने 0.25% की कटौती की। जुलाई में लगातार कटौती होने की संभावना लेकिन कम बताई जा रही है। तो एक हॉकिश स्टैंस था ईसीबी का। कटौती हुई जरूर है लेकिन उनका कहना है कि अब आगे ब्याज दरों में किस तरह का रुख होगा वो उस पर डिपेंडेंट होगा कि आने वाले समय में डेटा किस तरीके से आते हैं, महंगाई को लेकर किस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आते हैं, तो उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि ब्याज दरों में किस तरह का रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब अमेरिकी बाजारों की बात करें, इस फैसले के बाद यूरोप के बाजार तो हरे निशान में बंद हुए, लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आने के पहले बाजार सपाट था, क्योंकि अब वहाँ पर भी नज़र टिकी हुई है कि लेबर मार्केट में जो नरमी जारी है और एक के बाद एक लेबर मार्केट से जुड़े डेटा भी निकल कर आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से आते हैं नंबर्स, इस पर नज़र बनी रहेगी। और अब एक और चीज़ हुई, ईसीबी के फैसले के बाद फेड के मॉनेटरी पॉलिसी पर भी दुनिया भर के बाजारों की नज़र है। और आने वाले समय में फेड के रुख में नरमी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ईसीबी सितंबर में जो ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ईसीबी के फैसले के बाद। तो कहीं ना कहीं अब फेड पर भी ये प्रेशर आ रहा है कि वो भी ब्याज दरों में कटौती को लेकर या फिर अपना रुख थोड़ा नरम करे। आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर से निकल कर आता है, लेकिन अब जो नज़र है वो पॉलिसी पर टिकी हुई है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कैसा फैसला ले रहे हैं इस पर भी टिकी हुई है। आपको बता दें आज भारत में भी आरबीआई की पॉलिसी होगी और उस पर भी नज़र बनी हुई है कि कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आगे के लिए कमेंट्री आरबीआई गवर्नर की तरफ से किस तरह से निकल कर आती है। अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स 4.2% पर अब आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्टेबल बना हुआ है। गोल्ड में हल्की तेजी आई है क्योंकि पेरोल के जो आंकड़े आए, लेबर मार्केट में नरमी नजर आई, उसके बाद सोना 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। और कच्चे तेल में एक रिकवरी आई है ईसीबी के फैसले के बाद। कच्चे तेल को एक सपोर्ट मिला और ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। तो अब धीरे धीरे बातें जो हो रही हैं वो कटौती को लेकर हो रही हैं, तो अब उसी पर अब दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। ईसीबी ऑलरेडी फैसला ले चुका है, देखना होगा कि आगे फेड कैसा फैसला लेता है। लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। तो आज विदेशी बाजारों से संकेतों की बात करें तो ठीक ठाक ही हैं। एशियाई बाजार एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है और बाकी सभी इंडाइसेस भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक हरे निशान में ही कारोबार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जापान के बाजार सपाट हैं, हांगकांग के बाजार हल्के सपाट है, तो स्टेबल एशियाई बाजार भी नजर आ रहे हैं। आज चीन की तरफ से भी कुछ ट्रेड डेटा कुछ ही देर में आएंगे,
उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक ही संकेत नज़र आ रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाज़ारों से जो संकेत निकल कर आए हैं वो काफ़ी मिले-जुले हैं। सबकी नज़र आज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग पर रहेगी और आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर भी रहेगी। लेकिन अभी के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी में करीब 20 से 22 अंकों की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख रही है, ऐसे संकेत निकल कर आए हैं। एफआईआई और डीआईआई ने क्या किया पिछले कुछ दिनों में उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। याद रखें एफआईआई मंगलवार से ही बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 25,000 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में की है, लेकिन डीआईआईज ने अच्छी खासी मजबूती दिखाई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3,800 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने की। कल ही नहीं, परसों के ट्रेडिंग सेशन में 5 जून को भी डीआईआईज ने खरीदारी की थी करीब 5,600 करोड़ की। तो एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से जो मजबूती निकल कर आ रही है उसके चलते भारतीय बाजारों में काफ़ी एक्शन दिखा है। कैश मार्केट की बात करें तो डीआईआईज ने, जैसे मैंने बताया, 3,700 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1,600 करोड़ की कल खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज ने करीब 8,300 करोड़ की बिकवाली की। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने कल 4,500 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में की, लेकिन 2,500 करोड़ की खरीदारी कल स्टॉक ऑप्शंस में भी की। तो काफ़ी एक्शन रहा। एफआईआईज ने बिकवाली की, लेकिन डीआईआईज का एक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा। लेकिन भारतीय बाजारों में आपको कैसे पोजीशन करना चाहिए और ट्रेड सेटअप कैसा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जी जुड़ चुके हैं। डिम्पी जी बताएं, भारतीय बाजारों में शायद वॉलेटिलिटी रह सकती है एमपीसी के चलते, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय बनेगी? देखिए, इंडिया विक्स के कारण तो ये साफ लग रहा है कि वॉलिडिटी कुछ नहीं होगी मार्केट के अंदर और इंटरेस्ट रेट को लेकर भी कोई सिनेरियो नहीं बन रहा। हाँ, फिर भी आप थोड़ा सचेत रहे 2 वजहों से। आपको थोड़ा अटेंटिव रहना। पहला, बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है, यानी कि बैंक निफ्टी कितना सस्ता कितना महंगा है, वो ये बताता है कि बैंक निफ्टी काफी सस्ता हो चुका है। ठीक, वापिस से हाल आपको ये कहेंगे बाजार तो बहुत चला हुआ 49,500 के आसपास है, बट स्टिल फिर भी पुट कॉल रेशियो ये अलाउ कर रहा है कि बैंक निफ्टी को आप फेयर टू मतलब बिलो द फेयर वैल्यू भी कर सकते हैं। ये अंडर वैल्यू वाला स्टॉक हो गया, पहला पॉइंट। तो इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहना। अगर कोई भी पॉजिटिव कमेंट्री आई तो बैंकिंग काउंटर्स रिएक्ट करेंगे। पहला, सिर्फ बैंकिंग काउंटर्स रिएक्ट करेंगे। ये पॉकेट होगी जो आज सिर्फ रिएक्ट कर सकती है, अदरवाइज वैसे ओवरऑल मार्केट का डाटा नहीं लगता। दूसरा पॉइंट, क्योंकि एमपीसी की बैठक है, इसको धीरे धीरे खत्म करते मार्केट के अंदर ट्रिगर्स भी खत्म हो रहे हैं। अब आपके पास सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह रह जाएगा, सिर्फ जो फॉर्मेलिटी पर रह गया। तो यानी कि जब आप नेक्स्ट मंडे आएंगे तो आपके पास ट्रिगर भी नहीं होगा कोई भी। और इंडिया विक्स ऑलरेडी बता चुका है, परसों 30% टूटा, कल करीब 10% टूटा। तो उसने इंडिकेट ही कर दिया कि मार्केट के अंदर मैं वॉलिडिटी को खत्म कर रहा हूँ, फियर को भी खत्म कर रहा हूँ। तो फियर एंड वॉलिडिटी दोनों खत्म हो रही है, इसलिए मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत शार्प होगा या बहुत स्टीप होगा, इसके चांसेस खत्म हो गए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर अगर आप कल देखेंगे, शीशा तो कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि रेंज का मार्केट रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा। कल देखो आप 150 पॉइंट तो गैप के साथ खुले, 200 पॉइंट पे आपने बंद किया। दिन भर की टोटल वॉलिडिटी हाई और लो से चेक कर लोगे तो 250 पौने 300 पॉइंट की है, इंक्लूडिंग गैप। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कल मार्केट ने कितनी टाइट रेंज में काम किया। और अगर किसी को याद नहीं हो या पता नहीं हो रहा हो तो आप कल जाके सिर्फ ऑप्शंस का ट्रेड चेक कर लो। 22,800 एट द मनी, जहां पर आप खड़े हो, 22,800 की कॉल भी जीरो होगी, 22,800 की पुट भी खत्म हो गई। दोनों ने कल पैसा गवाया क्योंकि दोनों को रेंज में रख के पहले प्रीमियम्स कॉल के खाते गए, फिर बाद में पुट्स के प्रीमियम खा लिए। तो कुल मिला के कल डेरिवेटिव एक्सपायरी भी थी निफ्टी वीकली बेसिस पर, तो उसको भी इन्होंने रेंज में रख के खत्म किया है। आज फ्राइडे का सेशन है, एमपीसी की बैठक है, 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन मार्केट का डाटा ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा मूवमेंट तो इस मार्केट के अंदर आने जा रहा है, ना ही फॉल का ना ही राइज का, इन बोथ द केसेस। आपके सामने मैं एक 2 इंपॉर्टेंट और डाटा रखता हूँ। पहले एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 17 पे जस्ट के कल उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो वैसे भी इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, इलेक्शन हो भी आ भी गए, सरकार का गठन भी हो रहा है, फिर भी एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 17% ही है। दैट मींस एफआईएस अभी भी थोड़ा रुकना चाहता है, शायद वो पोर्टफोलियो डिवीजन तक, हो सकता है मानसून के थोड़ी और आगे बढ़ने तक,
या अर्निंग्स तक या बड़ा आगे चल के किस तरह के और चीजें डेवलप होते हैं उसको जरूर देखना चाहेगा। तो एफआई अभी इंडिया में एग्रेसिव नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप सभी ट्रिगर्स को इस लेवल पे आके खत्म कर चुके हो। अब आते हैं रेंज की बात। तो आपका इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए? पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी 22,800 के आसपास बंद हुआ है, 22,500, 22,300 दो स्टॉप लॉसेज दे रही है। कल भी हमने आपको पूरे सीरीज का स्टॉप लॉस दिया था 22,000 का। आपने ये बात भी कही थी कि 23,000 बाजार के लिए पार करना मुश्किल है। आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मार्केट के लिए 20,000 23,000 पार करना मुश्किल है। उसके बाद फिर से 100-200 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट फिलहाल आपको कंसोलिडेट करेगा, रेंज में रखेगा। टेक्निकल छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है तो वो आप जरूर फेस कीजिएगा। अदरवाइज वैसी कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर एक्साइटमेंट बाजार के अंदर अब नहीं रही। तो आपको ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 49,500 के आसपास बंद हुआ है। मैक्स टू मैक्स 50,000 जा सकता है अगर आज पॉलिसी फेवरेबल आती है तब भी, और नीचे जाते समय 48,800 तक का रास्ता बनता है। कहने का मेरे मतलब है कि 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे का स्विंग को आप कैलकुलेट कर लो। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपको कभी भी डिप बाइंग और डिप करना हो तो बैंक निफ्टी पे करना, निफ्टी पे मत करना। और कभी भी सेल ऑन राइज करना हो तो निफ्टी पे करना, फिर बैंक निफ्टी पे मत करना। तो ये आपकी अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर्स पे करके सावधान रहे, आपके प्रीमियम्स आज भी खाए जाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट रेंज में रह गया और एक और बार विक्स नीचे चला गया तो फिर तो आपके प्रीमियम्स बनेंगे ही, आइदर कॉल आइदर पुट दोनों के। एक शेयर F&O बैन के अंदर है, वैसे मार्केट के अंदर सेटअप एज सच नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन एंड नो एग्रेशन वाला है। बिल्कुल। तो सभी इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन हो गए, आज एमपीसी भी हो जाएगी, तो नेक्स्ट हफ्ते से कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं रहेंगे और आज बड़ी पॉलिसी है लेकिन उसके बावजूद बाजार में कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिखेगी। डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजारों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ शिवांगी शारदा जुड़ चुकी है जो टेक्निकल एनालिस्ट है मोतीलाल ओसवाल में। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं बाजार पर क्या राय रहेगी, बड़ा इवेंट है, क्या बाजार वॉलेटाइल रह सकते हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि बाजार में सिलेक्टिव स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा रिवाइवल उसमें देखने को मिला है एंड सपोर्ट पे जो है काफ़ी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी कूल डाउन हुई है, पर यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ये सस्टेन करे इन लेवल्स पे ताकि हम एक स्मूदर राइड ऑफ मार्केट की तरफ बढ़ते रहे। तो ऐसे में मेरी रणनीति रहेगी एक स्टॉक जो है ऑटो स्पेस में से बजाज ऑटो। यहाँ पे हमने देखा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिल रही है एंड वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा है। तो जो अपसाइड है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आते हुए दिख रहा है। 10,100 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 9,500 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एक्साइड पे। बैटरी एंड ऑटो एंसिलरी रिलेटेड स्पेसेस में भी काफ़ी एक अच्छा रुझान है एंड ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 3 महीनों से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है एंड सीजनलिटी वाइज भी ये एक अच्छा मंथ है इस स्टॉक में प्ले आउट करने के लिए एंड स्टॉक ने अपने प्रीवियस हर्डल जोन्स के ऊपर काफ़ी शानदार रूप से क्लोजिंग दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे भी अच्छा अपसाइड है, खरीदारी करें 550 के टारगेट्स के लिए 515 के एक स्टॉक के साथ। तो एक्साइड और बजाज ऑटो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक्साइड पर 550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और बजाज ऑटो पे 10,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। शिवांगी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसी के और आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आप शरद जी जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आरबीआई पॉलिसी भी है तो उसके चलते भी कई स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, बताएं। जी बिल्कुल, आज हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट कंपनीज, बीएफएसआई कंपनीज, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव कंपनीज तो फोकस में रहेंगे, लेकिन बहुत सारे और भी खबर आ रहे हैं ऑर्डर्स को लेके, ब्लॉक डील्स को लेके। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है न्यूज़ फ्लोज बहुत जूसी है। सबसे पहले बात करें बजाज फाइनेंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनकी जो आर्म है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उनको जो है अप्रूवल आ गया आईपीओ के लिए। याद रखिए आईपीओ में जो है 4,000 करोड़ रुपए वो रेस करने वाले, ये फ्रेश इशू रहेगा और अलग से ओएफएस भी रहेगी। अब जो है आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को लिस्ट करना है सितंबर 2025 तक। और इंटरेस्टिंगली हमने रिसर्च निकाला, पता चला कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उसका जो एसओटीपी वैल्यू होता है, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन जिसको कहते हैं, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है बजाज फाइनेंस में, वो लगभग 11% का FY26 के हिसाब से। तो ऑफकोर्स एक इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पे देखने मिलेगा। ऑफकोर्स
कोर्स बैंकिंग स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग है आज, एक्सपेक्टेड है कि स्टेटस को रहेगा, यानी कि रेट्स में बदलाव नहीं देखने मिलेगा। और हमने देखा ही है पिछले 2 से 3 दिन में कनाडा ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, डेनमार्क ले लीजिए, वहाँ पे जो है हमने देख रहा है रेट कट स्टार्ट हो गए हैं। एनालिस्ट का मानना है कि ईयर एंड तक जो है फेड और आरबीआई अपने रेट्स घटा सकते हैं। विप्रो भी फोकस में रहेगा। आईटी स्पेस में जो है बड़े डील्स अब आने लगे हैं। यहाँ पे देखें तो $500 मिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं 4,200 करोड़ के ऊपर का वैल्यू मिला है 5 साल का एक यूएस कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर से। अब ये दूसरा बड़ा आप कह सकते हैं $multi-million डील आया है सिंस मार्च इस साल। अब बात करते हैं पीवी फिनटेक के। यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। सेबी ने इशू किया शो कॉज नोटिस उनके चेयरमैन और सीईओ आशीष दहिया को। लगभग $2 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट हुआ था यूएई बेस्ड कंपनी में उनके दुबई आर्म के थ्रू। इसके अलावा जो है कंपनी ने कहा कि नोटिस पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी में कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन कल एक ब्लॉक डील भी हुआ था जहाँ पे टेंसेंट ने लगभग 0.73% स्टेक, जिसका वैल्यू आता है 415 करोड़ रुपए, उसकी भी बिकवाली की है। लास्ट मंथ भी टेंसेंट ने जो है बिकवाली की थी लगभग 1.2% स्टेक की। तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कंपनी में देखने मिल रही है। फार्मा स्पेस में भी जो है एक्शन देखने मिल रहा है, और हमने पहले ही बताया था कि जो प्राइवेट इक्विटी स्पेस में ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैनकाइंड फार्मा, इनके एक कंसोर्टियम है, एक कंसोर्टियम है वार्बर्ग पिंकस और क्रिस कैपिटल की, और दूसरा है मैनकाइंड फार्मा टीपीजी ब्लैकस्टोन का, जहां पे वो अक्वायर कर सकते हैं बीएसवी ग्रुप। अब बीएसवी ग्रुप है आपका भारत सेरम एंड वैक्सीन लिमिटेड। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर रेड्डीज भी जो है इस फ्रेम में आ सकता है, और एक्स्ट्रा टाइम इस बिड सबमिशन के लिए मांग रहे हैं। कुल मिला के भारत सीरम का जो वैल्यू आता है 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए का। तो एडवेंट इंटरनेशनल अभी 100% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, तो एडवेंट इंटरनेशनल सेल करेंगे, और बाकी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और लिस्टेड प्लेयर्स जो है इसके ऊपर कम्पीट कर रहे हैं। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इसको वैबको इंडिया हम लोग पहले कहते थे, ये कंपनी में जो है उनके जो फॉरेन के प्रमोटर्स है बातचीत चल रही है कि लगभग 4 से लेकर 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका करंट मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए का है। इनके जो प्रमोटर हैं जर्मनी बेस्ड है, इनका लगभग 75% स्टेक है ZF ग्रुप का। और हमने इस साल देखा भी लगभग 10 से 12 लिस्टेड कंपनीज जो है MNCs, उन्होंने प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक को कम की है। अब ये जो इंटरेस्टिंगली खबर है कि जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं आपके स्पेशली ट्रक्स को लेके, बसेस को लेके, तो यहाँ पे कंपनी के कंटेंट पर व्हीकल बढ़ जाएगा। तो अभी वो रोड शोज भी कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसकी अब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, कौन से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इसको बाई करते हैं इस प्रमोटर स्टेक को। हमारा 7वां स्टॉक है आरबी इंफ्रा। ये हमारी खबर पे मुहर भी लगी है। हमने आपको बताया भी था जनवरी में कि थोड़े डिलेस के बाद टोल रिविजन स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे उन्होंने मई के मंथ के तो टोल रेवेन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग आ गए, 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ आया। लेकिन इंपॉर्टेंटली 3 जून से वो टोल रिवीजन करने वाले हैं अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट्स। 2 दिन पहले NHAI ने भी अनाउंस कर दिया था कि लगभग 5% सारे हाईवे के जो टोल नाके वहाँ पे जो है आप देखेंगे बढ़ोतरी देखने मिल रही है टोल रिविजन्स के लिए। और ऑफकोर्स ड्यूरिंग इलेक्शन जो था ऐसा उन्होंने 2 से 3 महीने विलम्ब भी किया था टोल रिविजन के लिए, जो हर साल किया जाता है मार्च में। डिक्सन टेक की बात करें तो ऑफकोर्स कल जो था मार्केट आज के जस्ट थोड़ा पहले उनके HKC कॉर्पोरेशन के साथ एक करार किया था। RVNL भी फोकस में रहेगा। इनको NTPC से बड़ा ऑर्डर आया है, लगभग 500 करोड़ का आया है, तो स्टॉक को ज़रूर रडार में रखिएगा। और आखिर में ICICI बैंक फोकस में रहेगा। हमें पता है कि ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ जो है डीलिस्टिंग हो रही है, पर थोड़ी विवाद आ रही है अलग अलग सेक्शंस ऑफ द मार्केट में। लेकिन यहाँ पे सेबी ने इशू किया एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग, जहाँ पे जिस तरह बैंक ने आउटरीच किया था कि उनको जो है अप्रूव करें अलग अलग शेयर होल्डर्स को या रिटेल को कि किस तरह वो डीलिस्ट कर सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ को। तो एक टाइप से वार्निंग आया है सेबी से ICICI बैंक को। बिल्कुल। सो कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रियल एस्टेट, इंफ्रा, कई रेलवे कंपनीज को ऑर्डर्स मिले हैं, तो उसके चलते वो स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है वापस बताने के लिए कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। पूजा बताएं। जी, शुरुआत सबसे पहले पिडिलाइट से करेंगे। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य बढ़ा दिया है, 2900 से बढ़ाकर 3300 का देख रहे हैं। विप्रो की बात करें तो कल खबर आई थी और उस पर ही कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इन्वेस्टेक ने बिकवाली की राय दी है 460 के लक्ष्य के साथ, और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है 421 के लक्ष्य के साथ। इनका कहना है कि नए ऑर्डर से आय में 1% की
बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। यूरो मिंडा कल के दिन काफी फोकस में था। नोमुरा ने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है, लक्ष्य देख रहे हैं 1063 रुपए प्रति शेयर का, और इनका कहना है कि आगे भी शेयर में 24% की तेजी होने की संभावना है। केमिकल स्टॉक्स पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें कि कुछ टारगेट रिवाइज हुए हैं। एसआरएफ पर जो टारगेट है वो घटा दिया है, 2557 से घटाकर 2115 का दिया है। आरती इंडस्ट्रीज पर इक्वल वेट की रेटिंग है लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है, 575 से बढ़ाकर 613 का किया है। और टाटा केमिकल्स में अंडर वेट की रेटिंग है और लक्ष्य भी 904 से घटाकर 843 का दिया है। तो कुछ मिले जुले रिपोर्ट्स आए हैं। इनका कहना है कि कमोडिटीज से जुड़े जो केमिकल्स शेयर हैं वो इन्हें पसंद आ रहे हैं, तो इस पर नजर रखिए। कल हमने देखा था कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां फोकस में, लगातार यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें कि गेल पर अंडर परफॉर्म की राय आई है, लक्ष्य देख रहे हैं 167 का, गुजरात गैस पर 460 का लक्ष्य है और पेट्रोनेट एलएनजी पर 240 का लक्ष्य है। और तीनों में ही अंडर परफॉर्म की रेटिंग आ रही है जेफीज की तरफ से। और इनका कहना है कि गेल के वॉल्यूम में काफी तेज बढ़ोतरी हो सकती है और गुजरात गैस के मार्जिन और वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो ये इस तरह की कुछ कमेंट्री पर निकल कर आ रही है। लेकिन सिटी का कहना है कि थोड़ा सतर्क नजरिया है इनका पेट्रोनेट एलएनजी पर, वहीं गेल, आईजीएल और एमजीएल उन्हें पसंद आ रहा है। आखिर में बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कल जो खबर आई थी फंड जुटाने की, उसमें उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग तो अपनी बरकरार रखी है और लक्ष्य देख रहे हैं 150 रुपए प्रति शेयर का। तो ये भी स्टॉक है, इस पर भी आप नजर रखिए। कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जी एंटरटेनमेंट और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तो कल भी फोकस में थे और आज भी कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी बाजार पर नजर डालते हैं और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जो HDFC सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी एंड करेंसी है। अनुज जी गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति बनानी चाहिए, सोने चांदी, क्रूड और बेस मेटल्स सभी के लिए क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने गोल्ड शेयर में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अपसाइड बाउंस रहेगा। तो गोल्ड में करीबन 72,700 के आसपास खरीदारी करें, 72,380 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 73,300 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो कल हमने क्रूड के अंदर भी एक रिकवरी आते हुए देखी, डॉलर में वीकनेस की वजह से क्रूड में एक सपोर्ट रहा, तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 6,250 में, स्टॉप लॉस 6,170 का रहेगा, टारगेट करीबन 6,350 तक देखने को मिल सकता है। और अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं करीबन 259 में, स्टॉप लॉस 256 का लगाएं, टारगेट 264 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो गोल्ड पर खरीदारी की राय, क्रूड ऑयल पर भी खरीदारी की राय और जिंक बेस मेटल से यहाँ पर भी खरीदारी की राय। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ET नाउ स्वदेश पर। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।